वसीयतनामा। राजप्रसाद जैसा लक्ष्मी निवास आज उदास दिखाई दे रहा था। राज ग्रुप की चेयरपर्सन 75 वर्षीय राजलक्ष्मी जी के गोलोक गमन के बाद से विशाल भवन मानो उदास हो उठा था। उसकी मुख्य सेविका दुर्गा देवी की आंखों से निरंतर आंसू झर रहे थे। उनकी लाल सुर्ख आंखों से पपोटे स्पष्ट कह रहे थे कि वह रात भर आंसू बहाती रही है, परंतु विधि के विधान को कोई भी नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। लोकसभा का आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के लोग, रिश्तेदार और परिचितों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनकी श्रद्धांजलि भी समर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह और कमलराज सिंह की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। जयराज ने विधि विधान से सारे धार्मिक अनुष्ठान को स्वयं संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वह स्वयं हरिद्वार गए थे। जयराज सिंह के मन में अपार संतोष था कि सब कुछ और शांति से संपन्न हो गया था। यद्यपि कि अभी भी शोक संतप्त परिवार में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में अज्ञात भय था, घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी, आज माझी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से स्वर्णलता जीजी का माझी के पास आना जाना ज्यादा बढ़ गया था। वह अधिकतर माझी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती और दोनों आपस में गहन विचार मंत्रणा करती रहती थी। बड़ी बहू सुमंगला और छोटी बहू राजेश्वरी से उन लोगों के बीच बार बार की आपसी मुलाकात के साथ उन दोनों के बीच होने वाली राय मशविरा, विशेष रूप से वह भी फुसफुसाहट में, राजेश्वरी को चिंता में डाल दिया था। यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा है। सुमंगला जो शांत और संतोषी थी, उनका सोचना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसलिए उनको दखलंदाजी करने का कोई हक बिल्कुल भी नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची राजेश्वरी उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती और सास राजलक्ष्मी से मीठी मीठी बातें करती रहती। शायद माझी के मुंह से किसी क्षण उनके दिल की हलचल जुबान पर आ जाए, परंतु साम दाम दंड भेद के बावजूद वह कुछ भी जानने में विफल रही। वह मात्र अनुमान ही लगा सकती थी, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन राय लक्ष्मण राज का हृदयघात से स्वर्गवास हो गया था। राजलक्ष्मी देवी कुछ महीनों तक तो शोक संतप्त होकर मौन बनी रही, परंतु फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देख उन्होंने अपने शोक को तितांजलि दिया और पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगी। उनके कुशल निर्देशन में कारोबार प्रगति के मार्ग पर चल निकला था। राज ग्रुप प्रदेश में जाना माना नाम बन गया था। दोनों बेटे जयराज और कमलराज माँ के अधीन पहले की तरह ही काम करते रहे। राजलक्ष्मी जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा था, इसलिए माझी से किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सुमंगला, ये तुम्हारे लिए डायमंड का सेट, डायमंड पसंद न हो तो रमेश जी को फोन कर देना। माझी, ये बहुत सुंदर है। सुमंगला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजेश्वरी, आप यूरोप जाने की बात कर रही थी। ये आप दोनों के लिए यूरोप की ट्रिप की टिकट है। 20 दिनों की बुकिंग है। मैंने कमल को भी ऑफिस से छुट्टी दे दी है। राजेश्वरी खुश होकर बोली, माँ जी, आप सबके मन की बात कैसे जान लेती है? उन्होंने आगे बढ़कर उनके पैर छूकर अपनी खुशी जाहिर की थी। जय का बेटा यूके में पढ़ाई कर रहा है, तो बेटी यूएस में एमबीए कर रही है। कमल के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। राज ग्रुप की गणेशोत्सव और दीपावली की पार्टी का लोगों को इंतजार रहता था।
जयराज तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी से कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए थे, परंतु कमल राज और राजेश्वरी दोनों हाथ से पैसा उड़ा रहे थे। कमल को रेसिंग का चस्का था, तो राजेश्वरी को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। जयराज ने जब भी कमल से होने वालों खर्चों के प्रति आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया, उन्होंने माजी के साथ हमने अपने दिल के गुबार को रखा तो उन्होंने कह दिया कि कमल के अंदर बचपना है, जरूरत पड़ने पर वह समझ जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं उन दोनों से बात करूंगी। यद्यपि कि वह स्वयं भी उसकी हरकतों से परेशान थी, क्योंकि वह उनकी भी नहीं सुनता था। स्वर्णलता देवी उनकी ज्येष्ठ पुत्री थी। लक्ष्मण राय ने अपनी लाडली बेटी की शादी बहुत धूमधाम से राजघराने में ठाकुर रामेश्वर दयाल के बेटे रंजीत शाह से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह लालची लोगों के बीच में फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के लिए वह उनकी उचित अनुचित मांगों को चुपचाप पूरा करते रहे थे। वह सब जब पिता नहीं रहे तो उन्होंने माजी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांग को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती, परंतु राजलक्ष्मी जी ने बेटी की लालची हरकतों के विषय में बेटों को हवा भी नहीं लगने दी और यही वजह थी कि जयराज सिंह बहन के लालची स्वभाव के विषय में बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों स्वर्णलता दीजी यहीं पर रह रही थी और शिवमंगला ने गौर किया था कि राजेश्वरी के साथ घूट घूट कर बातें हुआ करती थी। उनका माथा ठनका था, कहीं राजेश्वरी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह मेहमानों की व्यवस्था में लगातार व्यस्त रहती थी। माजी की तिजोरी आप कब खोलिएगा शिवमंगला भाभी? शिवमंगला क्षण भर को अचकचा गई थी। तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं आया था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माजी का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माजी ने कहा भी था कि आपको पसंद है तो आप ही ले लेना, मैं तिजोरी खोलूंगी तो आपको दे दूंगी। शिवमंगला समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही कुछ तय हुआ होगा। वह राजेश्वर की बात सुनने को उत्सुक थी। तभी वह बोली, जीजी, माजी जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थी। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी तब देखा था, वह तो मैं माजी का ही पहने हुई थी। शिवमंगला चौंकी थी। माजी ने सतलड़ा हार कमल की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी थी। तभी राजेश्वरी बोली कि माजी ने तो मुझसे कहा था कि मैंने तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। यह सुनते ही जीजी बिगड़ गई। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माजी ने कहा था कि मैं तुम्हें दीदी की निशानी के तौर पर दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों का जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माजी के जाते ही इतनी बेइज्जती, कहकर सुबक सुबक कर रोने लगी। सुमंगला उन्हें चुपचाप कराने में लगी थी। तभी रंजीत कुंवर जी और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब जयराज को सब बात मालूम हुई तो वह बोले, चाबी किसके पास है? शिवमंगला और राजेश्वरी दोनों ही उस जगह बार बार जाकर चाबी खोजती रही, लेकिन उन्हें नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठी कि आखिर चाबी गायब हो गई। तभी स्वर्णलता तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रहे हैं? नहीं खोलना है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठकर गई और अलमारी में खोजने लगी। थोड़ी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद उनको चाबी मिल गई थी। वह नाराज होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने चाबी जयराज की हथेली पर रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है, जब मैं यहाँ से चली जाऊं तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गई। जीजी की इस तरह की बातों हरकतों को देख दोनों भाई सन्नाटे में आ गए थे और उनको खुश करने के लिए जयराज ने आगे बढ़कर उनसे बोले, अब आप ही खोलिए, माजी के बाद आप ही घर की बड़ी है। जय, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए बोल रही हूँ, वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है।
सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। उसमें से महारानी हार, सतलड़ा और चंपाकली जैसे एटंकी जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही शुभमंगला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वैसे आपको क्या लगता है, किसने चुराए होंगे सारे जेवर? जैसे आप उत्सुक है, वैसे मैं भी उत्सुक हूँ। इसीलिए यह आगे की कहानी पढ़ना जरूरी हो गया है। तो ये जानने के लिए वसीयतनामा भाग 2 में चलते हैं।